गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है अपने हक की लड़ाई। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, प्राची की किस्मत भी बहुत अजीब थी। तभी तो प्राची के जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। जैसे ही प्राची की किलकारियाँ घर के आंगन में गूंजी, प्राची की माँ अधिक रक्त स्राव के कारण हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। प्राची की दादी ने पोती के जन्म लेते ही मुंह बना लिया। सबके सामने वो कहने लगी कि इस लड़की ने पैदा होते ही अपनी माँ को मार दिया और कहने लगी कि हमारे घर पर अपशगुनी ने जन्म लिया है। प्राची की माँ की 13वीं पर सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए। सभी ने प्राची के प्रति केवल शब्दों में ही दया दिखाई, लेकिन कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। प्राची की नानी ने अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर प्राची को अपनी गोद में ले लिया और उसे अपने घर पर ले आई। अब प्राची अपनी नानी के घर पर रहने लगी। उसकी नानी उसे बहुत लाड प्यार करती थी। जब प्राची की आयु 5 साल की थी तो एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आया। प्राची की नानी गांव से किसी डॉक्टर को बुला लाई और उस डॉक्टर ने आते ही 5 साल की छोटी सी बच्ची को एक इंजेक्शन लगा दिया। पता नहीं कहाँ चूक हुई। बुखार में इंजेक्शन लगाने के कारण प्राची के पैर की एक नस दब गई और प्राची के बाएं पांव ने काम करना बंद कर दिया। एक तो बिना माता पिता की बच्ची, ऊपर से ये शारीरिक कमी। प्राची की नानी को हमेशा ही उसकी चिंता रहती थी कि पता नहीं मेरी नातिन के भाग्य में और कितने दुख लिखे हैं। दूसरी तरफ प्राची के पिता कभी कभार फ़ोन पर उसकी खबर ले लिया करते थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले प्राची की नानी को पता चला कि प्राची के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है। इसके बाद तो प्राची के पिता अपनी ज़िंदगी में ऐसे व्यस्त हुए कि वो अपनी बेटी को भूल ही गए। अब प्राची के पिता के घर से कोई भी उसकी खबर लेने नहीं आता था। जब तक प्राची की नानी जिंदा थी, उन्होंने अपनी नातिन को बहुत प्यार किया, लेकिन जब प्राची की आयु 15 वर्ष की हुई तो उसकी नानी की भी मृत्यु हो गई। अब गृहस्थी की डोर प्राची के मामा मामी के हाथ में आ गई और उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। प्राची की मामी घर का सारा काम मुझसे ही करवाती थी। प्राची ने भी इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि कम से कम उसके सर पर छत तो है। प्राची घर का सारा काम करती। कभी कभार उसकी मामी उस पर हाथ भी उठाती, लेकिन उसकी मामी इतनी चतुर थी कि किसी रिश्तेदार को इस बात की खबर तक नहीं लगने देती थी। प्राची को डरा धमका कर रखती थी। प्राची भी सर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी के लिए सब कुछ सहन करती रही। प्राची की मामी का ये बड़प्पन था कि नानी के गुजरने के बाद भी उसने प्राची की पढ़ाई को बीच में नहीं रोका। अब प्राची ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी। प्राची की एक सहेली थी, मधुरिमा, जिसके साथ प्राची स्कूल जाती थी और अपने सभी सुख दुख बांटा करती थी। अब आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए प्राची को शहर जाना था। प्राची और मधुरिमा दोनों एक साथ पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन प्राची की मामी ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए इनकार कर दिया और कहा कि अब तुम 18 साल की हो गई हो, अब हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। तुम्हारी शादी हो जाए तो हमारा भी फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। जैसे तैसे मिन्नतें करने पर प्राची की मामी ने पत्राचार के माध्यम से उसे पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। प्राची के लिए यह भी बहुत बड़ी बात थी, वरना उसके खुद के अपनों ने तो उसकी खबर ही नहीं ली थी। प्राची की दादी तो पहले ही उससे नफरत करती थी और प्राची के पिता भी उसे भूल गए थे। अब प्राची अपनी सौतेली माँ से क्या उम्मीद रखती,
जब खून के रिश्ते ही फीके पड़ गए हों। कुछ दिनों के बाद प्राची के लिए एक एनआरआई लड़के सूरज का रिश्ता आया। प्राची की मामी ने बिना समय गंवाए वो उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आस पड़ोस में प्राची के रिश्ते की चर्चा थी, क्योंकि उस लड़के के लिए एक से एक सुंदर लड़कियों के रिश्ते तैयार थे। लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि प्राची की किस्मत तो देखो, एक पैर में कमी होने पर भी ये एनआरआई की पत्नी बनेगी और अब तो ये अमेरिका में जाकर आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी। अब मोहल्ले की औरतें प्राची की मामी से कहती थी कि तू तो बहुत ही अच्छी है, तूने एक अनाथ लड़की को रोटी कपड़ा सर छुपाने की छत दी, उसे पढ़ाया लिखाया, इतना कौन किसी के लिए करता है, और अब तू इतने अच्छे लड़के का रिश्ता भी उसके लिए ढूंढ कर लाई है। प्राची की मामी ये सुनकर बहुत खुश होती थी। जल्दी ही प्राची की शादी की तारीख भी तय हो गई, क्योंकि सूरज को 1 महीने के बाद फिर से अमेरिका जाना था। इसलिए 1 महीने के अंदर ही शादी का कार्यक्रम तय हुआ। सभी तैयारियां हो गई। प्राची की मामी भी उस पर अचानक से प्यार लुटाने लगी। प्राची से पूछकर उसे उसकी पसंद की चीज़ें दिलवाई। प्राची भी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। शादी का दिन भी आ गया। सभी रीति रिवाजों के साथ प्राची और सूरज की शादी हो गई। ससुराल में प्राची के सूरज के अलावा उसके बुजुर्ग माता पिता थे। प्राची की सास ने नई दुल्हन का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाया। प्राची के लिए ये उसकी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल पल थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी। प्राची की सहेली मधुरिमा समय समय पर प्राची से बात किया करती थी। अपनी सहेली को खुश देखकर मधुरिमा भी बहुत खुश थी कि प्राची को इतना अधिक प्यार करने वाला पति और अच्छे सास ससुर मिले हैं, तो ये ज़िंदगी के पिछले गम भूल जाएगी। और मन ही मन प्राची भी अपनी मामी को धन्यवाद देने लगी, क्योंकि सूरज उसकी मामी की ही पसंद का था। प्राची ने सोचा कि उसकी मामी ने उसके साथ चाहे जैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन अंत में तो उसकी ज़िंदगी संवार दी। सूरज शादी के 15 दिन तक भारत में रहा। प्राची को ससुराल से बहुत प्यार मिला। इसके बाद सूरज प्राची को भारत में ही छोड़कर अमेरिका चला गया। सूरज ने जाते हुए प्राची से कहा कि वो वहाँ जाकर सारे कागज़ तैयार करवा लेगा और जब अगली बार आएगा तो उसे भी अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगा। अब तो प्राची भी अमेरिका जाने के सपने देखने लगी। वो भी अपने सास ससुर से काफ़ी घुल मिल गई थी। प्राची के सास ससुर भी उस पर बहुत प्यार लुटाते थे। प्राची की सास उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। इतना अपनापन पाकर प्राची सास ससुर में अपने माता पिता की छवि देखने लगी। एक दिन प्राची ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, मैंने अपने माता पिता नहीं देखे, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे जन्म लेते ही हमें छोड़कर चली गई और मेरे पिता ने जिंदा होते हुए भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरे लिए तो आप ही मेरे माता पिता हो। आप देखना, जब इस बार सूरज जी का फ़ोन आएगा तो मैं उनसे कहूँगी कि वो मेरे साथ आप दोनों के कागज़ भी अमेरिका जाने के लिए तैयार करवा लें, क्योंकि मैं आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। प्राची ने जब ये बात कही तो प्राची की सास के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये मुस्कुराहट झूठी थी। सूरज को अमेरिका गए 6 महीने हो गए और अब तो सूरज के फ़ोन आने भी बहुत कम हो गए। अब जब भी सूरज फ़ोन करता था तो अधिकतर समय अपने माता पिता से ही बात किया करता था। प्राची से बात करने से वो हमेशा ही बचता था। 6 महीने पूरे हुए। देखते ही देखते 1 साल बीत गया, लेकिन सूरज वापस नहीं लौटा। प्राची उदास रहने लगी। एक दिन प्राची के सास ससुर बालकनी में बैठे थे। जब प्राची उन्हें चाय देने पहुंची तो प्राची ने सुना कि उसकी सास ससुर से कह रही है कि आप सूरज को फ़ोन करके कहिए कि वो प्राची से कभी कभार बात कर लिया करे, नहीं तो प्राची को शक हो जाएगा, और उसको कहना कि थोड़ा समय निकाल कर एक बार यहाँ पर प्राची से मिलने के लिए आ जाए। अगर वो एक बार आ जाएगा तो फिर ये लड़की अमेरिका जाने के लिए कहना बंद कर देगी। प्राची ने जब ये बात सुनी
तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। प्राची ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। प्राची की सास ने कहा, हमने कोई धोखा नहीं किया। हमने अपने बेटे के लिए बहू नहीं, अपने लिए नौकरानी खरीदी है। और तुमसे शादी करने के बदले में तुम्हारी मामी ने हमसे बहुत से रुपए भी लिए हैं। ज़्यादा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, ये सभी बातें पहले से तय हो चुकी थी। तुम चाहे तो अपनी मामी से पूछ लेना। तुम क्या समझती हो कि हमारे एनआरआई बेटे के लिए क्या हमें तुम जैसी अपाहिज लड़की ही मिलती? उसके लिए एक से एक अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसे यहाँ की लड़की से शादी ही नहीं करनी थी। वो तो अमेरिका में शादी कर चुका है, लेकिन हमारी देख रेख के लिए उसे भारत में कोई ईमानदार, लाचार और गरीब लड़की चाहिए थी, जिसके आगे पीछे पूछने वाला कोई ना हो। हमने थोड़ा सा ढूंढा कि हमें तुम मिल गई। तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कर दी और बदले में बहुत सारा धन भी हमसे ले लिया। प्राची सास ससुर के सामने खड़ी की खड़ी रह गई। प्राची की जिंदगी ने एक बार फिर से उसके साथ इस तरह का मजाक किया था। प्राची की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने चारों तरफ निराशा नजर आने लगी। काफ़ी दिनों तक प्राची ससुराल में ही अपने भाग्य का लेखा समझकर अपने दिन काटती रही। अब तो प्राची को सास ससुर की असलियत पता चल चुकी थी, इसीलिए उन लोगों ने भी दिखावटी प्यार बरसाना बंद कर दिया। एक दिन प्राची के पास मधुरिमा का फ़ोन आया तो प्राची ने सारी बात मधुरिमा को बता दी। ये सुनकर मधुरिमा हैरान हो गई कि उसकी सहेली की खुशहाल जिंदगी एक बार फिर से बिखर गई। प्राची की सहेली ने प्राची को हौसला देते हुए कहा, तुम्हें उस घर में पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीने की कोई ज़रूरत नहीं। प्राची रोते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? मेरा कौन है जो मुझे इस घर से बाहर निकालेगा? भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है कि मैं अब कहाँ जाऊं? अब मैं थक गई हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही लिखा है, सर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी। मेरी ज़िंदगी यूं ही पूरी हो जाएगी। मधुरिमा ने प्राची को समझाया कि तुम्हें इन लोगों ने मजबूर और लाचार समझकर फंसाया है, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तुम कोई वस्तु नहीं हो। मधुरिमा ने प्राची को बताया कि मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ी हूँ। इसके बाद मधुरिमा ने प्राची को उस समाज सेवी संस्था का पता दिया। प्राची भी वहाँ गई और अपनी सारी आप बीती सुनाई। प्राची ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। मधुरिमा ने इस लड़ाई में अपनी सहेली का साथ दिया। प्राची की मामी, उसके सास ससुर और सूरज पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। सूरज के माता पिता को जेल में डाल दिया गया। जब ये खबर सूरज ने सुनी तो वो भारत में आ गया। उसकी भी कोर्ट में पेशी हुई और उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। प्राची की मामी को भी सजा हुई। इसके बाद प्राची उसी समाज सेवी संस्था के लिए काम करने लग गई और अब प्राची अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद थी। इसके बाद प्राची ने उस समाज सेवी संस्था के साथ जुड़कर कई लोगों की जिंदगियों को संवारा। साथ संगत जी, ये थी हक की लड़ाई जो कि प्राची ने अपने लिए लड़ी। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।